स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र पंडितराजेन प्रस्ताविते रसपदार्थे अस्माकं विमर्शः इदानीं प्रवर्तते। यत्र कविना कथं रसानाम् उपन्यासः विधेयः इत्यत्र अस्माकं चर्चा अस्ति। एवं तु आदौ उपदिशत्याचार्यः यत् कविः विरुद्धरसद्वयस्य उपन्यासमेव न कुर्यात्। यदि करोति तर्हि केचन विधयः सन्ति, तैः एव परिहारं कृत्वा विरोधस्य तदा विरुद्धद्वयस्य रसद्वयस्य उपन्यासं करोतु। तो ते विधयः अत्र विरोधपरिहारविधयः अत्र आचार्य जगन्नाथेन उपदिश्यन्ते। तत्र वयम् इदानीं वर्तामहे पाठे। तर्हि तत्र अद्यतनपाठः अस्ति बाध्यत्वं च। कल के पाठ में आपने जाना कि अगर विरुद्ध रस का उपन्यास कवि करता भी है तो क्या करना चाहिए, उसको विरोधी रस को बाध्य बना दे, अर्थात तुच्छ बना दे, है ना, अंग बना दे, अप्रधान बना दे प्रकृत रस की अपेक्षा। तो विरुद्ध रस का भी उपादान जो है वह दोष नहीं माना जाता काव्य में। ठीक है। तो इदानीम अत्र प्रयुक्तम बाध्यम इति पदम विवेचनीयताम अपेक्षते। किम नाम बाध्यत्वम, तो उस बाध्यत्व को बता रहे हैं आचार्य। देखिए, बाध्यत्वं च इतः अस्ति पाठः अद्यतन। बाध्यत्वं च रसस्य प्रबलैर्विरोधिनः रसस्याङ्गैः विद्यमानेष्वपि स्वाङ्गेषु निष्पत्तेः प्रतिबन्धः। निष्पत्तेः प्रतिबंधः बाध्यत्वम, है ना, किसी का न होना, किसी का उत्पन्न न होना, है ना, निष्पत्ति का रुक जाना, वही बाध्यता है। ठीक है। तो वो कैसे आएगी किसी रस में, बोल रहे ना बाध्यत्वेन रूपेण निबंधनम कार्यम विरोधी रसस्य। तो वो ऐसे आएगी कि रसस्य प्रबलैः विरोधिनः रसस्य अंगैः विद्यमानेषु। मान लीजिए आपने वीर रस का प्रयोग किया और आपको उसमें बाध्य के रूप में भयानक का प्रयोग करना है, तो भयानक बाध्य है वहां पर रस, उसमें बाध्यता आनी चाहिए, यानी कि उसकी निष्पत्ति का प्रतिबंध होना चाहिए। वो कैसे होगा, तो विरोधी रस के जो, तो भयानक के लिए विरोधी कौन होगा, वीर। तो विरोधिनः रसस्य अंगैः, है ना, वीर के जो अंग हैं अर्थात विवाहानुभाव व्यभिचारी हैं, तैः विद्यमानेष्वपि स्वांगेषु तैः निष्पत्तेः प्रतिबंधः। यहाँ पर जो तृतीया है वो कर्ण में तृतीया है। देखिए, विरोधी रस के विभावानुभाव व्यभिचारी के द्वारा प्रकृति, जो आपने रस विरोधी रस का प्रयोग किया है उसके निष्पत्ति का रुक जाना। और कब रुक जाना, जब उसके अंग भी वर्तमान हैं। तस्यापि भयानक रसस्य विभावानुभाव व्यभिचारिणः सन्ति सत्सु तेषु अपि भयानकस्य निष्पत्तेः प्रतिबंधः तस्य बाध्यत्वम् अस्ति। यही उसकी बाध्यता है कि भयानक की, कि उसके अंगों के विद्यमान होने पर भी स्वांगेषु विद्यमानेष्वपि तस्य निष्पत्तेः प्रतिबंधः, उसकी निष्पत्ति का नहीं होना। किसके द्वारा नहीं होगा निष्पत्ति का अभाव, किससे, कौन करेगा, तो वहां पर होंगे प्रबलैः अंगैः, प्रबल अंगों के द्वारा। अब वो प्रबल अंग है किसके, तो कहेंगे विरोधिनः रसस्य, जो विरोधी रस है। ठीक है। तो अब यहाँ विरोधी रस कौन होगा, देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जो विरोधी रस है वो प्रकृत रस को लेना है आपको, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं अभी, बाध्यत्व शब्द की परिभाषा को जान रहे हैं ना। बाध्यत्वम नाम किम, बोला ना कि बाध्यत्वेन रूपेण निबंधनम कार्यम विरोधिनः रसस्य। तो बाध्यत्व क्या है, तो बाध्यत्व है किसी भी रस में उसके विरोधी रस के अंगों के द्वारा
उसकी निष्पत्ति का रुक जाना। तो जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको वीर रस का प्रयोग करना है, वीर रस आपका प्रस्तुत रस है, प्रधान रस है, अंगी है, और वहां पर आपको उसके अंग के रूप में, बाध्य के रूप में भयानक का प्रयोग करना है, तो उस समय भयानक बाध्य होगा, और उस समय भयानक के लिए विरोधी कौन होगा? वीर। तो वीर के प्रबल अंगों के द्वारा भयानक के विभावानुभाव व्यभिचारी के विद्यमान होने पर भी उसकी उत्पत्ति नहीं होना, उसकी उत्पत्ति का रुक जाना ही क्या है? यही है बाध्यत्वम प्रतिबंधः अस्तु। फिर बोलते हैं, अब एक नई शंका आती है, ठीक है। अभी तक ये बोल रहे थे कि रस ही जो है वो रस का प्रतिबंध करेगा, ठीक है, लेकिन क्या अंगों में भी प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव हो सकता है क्या? अभी तक तो आपने बताया कि दो रसों में प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव होता है, विरोधी रसों में। ऐसे ही क्या उनके जो अंग हैं व्यभिचारी भाव, उनमें भी प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भावो भवितुमर्हति वा? तो उसके लिए समाधान दे रहे हैं, व्यभिचारिणः बाध्यत्वं तु तदीय रस निष्पत्ति प्रतिबंध मात्रात्। व्यभिचारी में जो प्रतिबंधकता आएगी वो तो अथवा या व्यभिचारी में बाध्यता जो आएगी वो तो तदीय रस निष्पत्ति प्रतिबंध मात्रात्, वो तो उसके द्वारा होने वाला जो रस है उस रस की निष्पत्ति के प्रतिबंध से ही आएगी, क्योंकि व्यभिचारी की निष्पत्ति में कोई प्रतिबंध नहीं होता। ये आप समझ लीजिए, विरुद्ध रस के व्यभिचारी की भी निष्पत्ति में प्रतिबंध नहीं होता, ठीक है। तो वो बाध्य कैसे बनेगा? व्यभिचारी बाध्य कैसे बन सकता है? तो व्यभिचारी की बाध्यता का मतलब वहां पर यही है कि उसके द्वारा होने वाला जो रस है उस रस का न होना ही व्यभिचारी का बाध्य होना है, ठीक है। जैसे समझिए, एक रस जैसे दूसरे रस का प्रतिबंध करता है, वैसे ही एक व्यभिचारी दूसरे व्यभिचारी का प्रतिबंध नहीं करता। यह आचार्य जगन्नाथ का कहना है कि व्यभिचारी की प्रतीति में कोई प्रतिबंधक नहीं होता, व्यभिचारी की निष्पत्ति तो होती ही है, कोई भले विरोधी हो या अविरोधी हो, ठीक है। विरोधी होने पर भी व्यभिचारी भाव की प्रतीति निष्पत्ति में कोई प्रतिबंधक नहीं होता। हाँ, उसके द्वारा होने वाला जो रस था, ठीक है, उस रस की निष्पत्ति में प्रतिबंधक होते हैं, जो भी होते हैं, ठीक है। तो बाध्यत्व तो जो आता है व्यभिचारी में भी आ सकता है, लेकिन व्यभिचारी का जो बाध्यत्व है वो उसकी अपनी निष्पत्ति को प्रतिबंधित उसकी नहीं होती है, वो रस की ही निष्पत्ति प्रतिबंधित होती है, और उसी के कारण उसमें भी बाध्यत्व व्यवहार हो सकता है। व्यभिचारिण्य विभावे बाध्यत्व व्यवहारः उपपद्यते। कथम? तदीय रस निष्पत्ति प्रतिबंध मात्रात्, ठीक है, वही बोल रहे हैं। न तो अनभिव्यक्त्या, हाँ, ऐसा नहीं कि व्यभिचारी की अनभिव्यक्ति होती है, व्यभिचारी अभिव्यक्त ही नहीं होता। अगर कोई प्रबल रस के व्यभिचारी हैं, विरोधी रस के व्यभिचारी प्रबल हो जाएंगे तो अब इस रस का व्यभिचारी अभिव्यक्त ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। व्यभिचारी की अभिव्यक्ति तो कभी रुक ही नहीं सकती, व्यभिचारी तो अभिव्यक्त होगा ही। हाँ, ये अलग बात है कि उस व्यभिचारी से पुष्ट जो रस होने वाला था वो रस नहीं उत्पन्न होगा, अगर विरोधी रस के अंग जो है वो प्रबल है तो, ठीक है। अभिव्यक्तौ बाधका भावात्, कस्य अभिव्यक्तौ बाधका भावात्? व्यभिचारिणः अभिव्यक्तौ बाधका भावात्। व्यभिचारी की अभिव्यक्ति में कोई बाधक या प्रतिबंधक नहीं होता है, ठीक है। उस व्यभिचारी से जिस रस की निष्पत्ति होने वाली थी उस रस की निष्पत्ति में ही प्रतिबंधक होते हैं, वह रस निष्पत्ति ही प्रतिबद्ध होती है, व्यभिचारी की अभिव्यक्ति प्रतिबद्ध नहीं होती। व्यभिचारी तो अभिव्यक्त होता ही है। अयम अभिप्रायः अस्ति अस्याः पंक्तेः। अब इसमें शंका करते हैं कि ऐसा क्यों? व्यभिचारी में, दो व्यभिचारियों में क्यों प्रतिबंधक भाव नहीं होता? जब दो रसों में हैं तो उनके अंगभूत जो व्यभिचारी भाव हैं उनमें भी तो प्रतिबंधक भाव होना चाहिए। तो बोलते हैं, न च विरोधी रसांगाभिव्यक्त्या प्रतिबंधान्नाभिव्यक्तिरिति वाच्यम, है ना। विरोधी रसांगाभिव्यक्त्या प्रतिबंधात् नाभिव्यक्ति ही।
कि बोलते हैं विरोधी रस के जो अंग हैं, व्यभिचारी भाव हैं, उनसे प्रतिबंध हो जाने के कारण व्यभिचारी की प्रतीति नहीं होगी, ऐसा नहीं कहना चाहिए। इति नवाच्यम, है ना। नाभिव्यक्ति माने किसकी? व्यभिचारी की अभिव्यक्ति के लिए मना कर रहे हैं ये। इति नवाच्यम, अर्थात कहीं पर आपको वीर रस के व्यभिचारी अगर उपस्थित हैं तो वहां पर भयानक के व्यभिचारी की प्रतीति नहीं होगी, अभिव्यक्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि व्यभिचारी भाव की प्रतीति में कोई प्रतिबंधक नहीं होता। अब उसमें युक्ति देंगे आचार्य जगन्नाथ, देखिए। तद व्यंजक शब्दार्थ ज्ञान समये विरोध्यंगाभिव्यंजक शब्दार्थ ज्ञानस्य असन्निधानात् प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव कल्पने माना भावात। ठीक है, देखिए, किन्हीं भी दो वस्तुओं में प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव तब होता है जब एक काल में दोनों रहें। ठीक है, एक ही काल में दोनों रहते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तद व्यंजक शब्दार्थ ज्ञान समये विरोधी रस के जो प्रबल व्यभिचारी भाव हैं उनको ध्यान दीजिए अब, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो तृष्णावस्थाई होता है। ठीक है, उत्पद्यते तिष्ठति नश्यति। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, वीर के जो व्यभिचारी भाव हैं उनका पहले शब्द का ज्ञान होगा, फिर अर्थ का ज्ञान होगा, तब जाकर के व्यभिचारी का ज्ञान होगा। ठीक है, क्योंकि यही क्रम है शब्दबोध का। पदज्ञानम तो करणम द्वारम तत्र पदार्थ दीहि। तो कह रहे हैं कि जो विरोधी रस आप जिसको प्रबल मान रहे हो ना, विरोधी रस के जो अंग हैं उनके व्यंजक शब्दार्थ का जब ज्ञान होगा, हाँ, तो तद व्यंजक शब्दार्थ ज्ञान समये माने जिसको आप प्रतिबद्ध मान रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए वीर के व्यभिचारी के द्वारा आप प्रतिबंध मान रहे हैं भयानक के व्यभिचारी भाव का। ठीक है, तो यहां पर जो पहला है ना, तद व्यंजक शब्दार्थ ज्ञान समये, उसमें लीजिए प्रतिबद्ध जो व्यभिचारी भाव है उसके व्यंजक जो शब्दार्थ हैं, उन शब्दार्थ के ज्ञान के समय में कौन नहीं रहेगा? तो कह रहे हैं विरोध्यंगाभिव्यंजक शब्दार्थ ज्ञानस्य असन्निधानात्। भयानक के जो व्यभिचारी हैं उन व्यभिचारियों का जब शब्दार्थ ज्ञान हो रहा होगा, उस शब्दार्थ ज्ञान के समय वीर के जो व्यभिचारी हैं, विरोधी जो रसांग है, वीर रस के जो व्यभिचारी हैं, उनका शब्दार्थ का ज्ञान नहीं रहेगा। ठीक है, और प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव कब हो सकता है? किन्हीं दो में, जब उनके ज्ञान एक ही काल में रहते हैं। दो ज्ञान में प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव कब रहेगा? जब वो दोनों ज्ञान एक काल में रहें। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। जिस समय आपको भयानक रस के व्यभिचारी के व्यंजक शब्दार्थ का ज्ञान हो रहा है, उस समय आपको वीर जो उसका विरोधी है उसके व्यभिचारी के शब्दार्थ का ज्ञान नहीं होता, उस समय वो ज्ञान समाप्त हो जाता है। तो तस्य ज्ञानस्य असन्निधानात् प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव कल्पने माना भावात। तो इसीलिए दो व्यभिचारियों के ज्ञान के मध्य प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव नहीं हो सकता। ठीक है, प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव कब होगा? किन के बीच में होगा? तो वो होगा दो रसों के जो ज्ञान है उनके बीच में हो सकता है। वस्तुतः यहां नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर तो व्यभिचारी का जो ज्ञान का समय है, माने व्यभिचारी के व्यंजक शब्दार्थ के ज्ञान का जो समय है उसमें भेद है। ठीक है, तो इसीलिए कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, दो व्यभिचारियों में प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव हो सकता है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। और अगर फिर भी आप व्यभिचारी में क्या करते हो, प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव मानने का आग्रह करते हो, तो एक और समस्या आएगी। वो क्या है? तो कहते हैं भाव शबलतायाश्च उच्छेदापत्ते है। भाव शबलता नाम का एक जो भेद होता है ना रसादित ध्वनि में, उसका उच्छेद हो जाएगा, है ना। जहां पर कई सारे भाव रहते हैं,
मिश्रित होकर के, ठीक है। तो वहां पर फिर क्या होगा, सारे भाव व्यभिचारी भाव एक ही रस के तो होते नहीं है, अलग अलग रसों के होते हैं। तो अगर कोई विरुद्ध व्यभिचारी भाव आ गया, मान लीजिए कई बार एक ही व्यक्ति में एक व्यभिचारी भाव श्रृंगार का भी रह सकता है और एक व्यभिचारी भाव करुण का भी रह सकता है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, उच्छेद हो जाएगा। भाव सबलता नामक जो रसादि ध्वनि का भेद है उसका उच्छेद हो जाएगा। तो इसीलिए भी आप क्या नहीं मान सकते, व्यभिचारी भावों में प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव नहीं मान सकते, जैसे हम रस में मानते हैं, ठीक है। रस निष्पत्ते प्रतिबंधस्त्वनुभव सिद्ध इति ताम प्रत्येव विरोध्यंगानां बलवताम अभिव्यक्तेः प्रतिबंधकत्वं न्याय्यम्। हाँ, अब प्रश्न करेगा पूर्व पक्षी कि अगर आप यहां पर ये युक्ति दे करके ये बता रहे हैं कि दो व्यभिचारी भावों के ज्ञान में प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव नहीं हो सकता, तो अब आप ये बताइए कि दो रसों में क्यों होता है, वहां पर क्या युक्ति है। जैसे दो व्यभिचारियों के ज्ञान में प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव नहीं हो सकता, वैसे दो रसों में भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए बोलते हैं कि रस निष्पत्ते है प्रतिबंधस्तु अनुभव सिद्ध। भैया देखो, व्यभिचारी भाव का विरुद्ध व्यभिचारी भाव का निष्पत्ति नहीं होती, अनुभूति नहीं होती, अभिव्यक्ति नहीं होती, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन करुण के आश्रय में श्रृंगार की अनुभूति नहीं होती, इसमें अनुभव प्रमाण है सहृदयों का। वीर के उत्साह का जो आश्रय है, वीर का जो आश्रय है, उसमें भय नहीं रह सकता, इसमें अनुभव प्रमाण है सहृदयों का। तो रस निष्पत्ते प्रतिबंधस्तु अनुभव सिद्ध न तथा व्यभिचारिणः। अस्तु इति ताम प्रत्येव, ताम अर्थात रस निष्पत्तिं प्रति एव विरोध्यंगानां बलवताम विरोधी रसस्य अंगानां। तो इसीलिए क्या मानिए, इनमें प्रतिबद्धता तो मान सकते हैं आप, या प्रतिबंधकता तो मान सकते हैं, लेकिन इनकी जो प्रतिबद्धता या प्रतिबंधकता होगी वो दूसरे व्यभिचारी के प्रति नहीं होगी, वो विरोधी रस के प्रति हो सकती है, ठीक है। अगर कोई प्रतिबद्ध है तो किस प्रकार से प्रतिबद्ध हो सकता है, अगर कोई प्रतिबंध है व्यभिचारी तो किस प्रकार से प्रतिबंधक हो सकता है। तो दूसरे रस को प्रतिबंध करेगा, वो दूसरे रस के व्यभिचारी को प्रतिबंध नहीं कर सकता, क्योंकि दो व्यभिचारियों के मध्य में प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव नहीं होता। वही बता रहे हैं। तो रस निष्पत्तिम प्रति एव विरोध्यंगानां बलवतां विरोध्यंगानां अभिव्यक्ते प्रतिबंधकत्वम। विरुद्ध रस के जो बलवान अंग हैं, यानी वीर के जो बलवान विभावानुभाव व्यभिचारी हैं, उन व्यभिचारियों की जो अभिव्यक्ति है, उस अभिव्यक्ति का प्रतिबंधकत्व रस निष्पत्ति के प्रति ही होगा। यानी भयानक रस की निष्पत्ति को ही प्रतिबद्ध करेंगे, उसका ही प्रतिबंध करेंगे वीर के जो व्यभिचारी भाव है। भयानक रस के व्यभिचारी भावों का प्रतिबंध वीर रस के व्यभिचारी भाव नहीं कर सकते। अयमस्ति विशेषः अस्य ग्रंथांशस्य। अस्तु, अब एक और विरोध परिहार विधि बता रहे हैं रस की। अपि च यत्र साधारण विशेषण महिम्ना विरुद्धयोरभिव्यक्तिः तत्रापि विरोधो निवर्तते। देखिए, जैसे समासोक्ति अलंकार होता है ना, उसमें आपने देखा कि विशेष्यवाचक जो पद होता है वो तो अश्लिष्ट होता है, उसका एक ही अर्थ होता है, लेकिन उसके जो विशेषण होते हैं वो श्लिष्ट होते हैं। उन विशेषणों की महिमा से वहां पर क्या होता है, एक अप्रकृत अर्थ उपस्थित होता है, और उस अप्रकृत अर्थ के व्यवहार का आरोप प्रकृतार्थ के व्यवहार पर किया जाता है ना। ये भी बताया था आपको कुछ इससे पहले वाले पाठ में समासोक्ति अलंकार के विषय में। ऐसे ही बताते हैं कि कहीं पर अगर साधारण विशेषण की महिमा से, साधारण विशेषण माने ऐसे विशेषण जो किसी एक विशेष्य में ही अन्वित नहीं होते, विशेष्यांतर में भी अन्वित होने की योग्यता जिनमें है, ऐसे विशेषण को हम क्या बोलेंगे, साधारण विशेषण बोलेंगे, ठीक है। तो साधारण विशेषण महिम्ना अर्थात उस वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य से अतिरिक्त में भी, है ना,
अन्वित होने की योग्यता वाला जो विशेषण है उसको बोलेंगे साधारण विशेषण। ठीक है, तादृश विशेषणस्य महिम्ना, उस विशेषण की महिमा से क्या होगा, विरुद्धयोः अभिव्यक्ति ही, दो अगर विरुद्ध रसों की अभिव्यक्ति होती है तो वहां पर भी उनमें विरोध समाप्त हो जाता है। तत्रापि विरोधो निवर्तते। ठीक है, वहां पर भी विरोध नहीं रहता है। ठीक है, तो अत्रापि उदाहरणं दर्शयत्याचार्यः यत्र कश्चित् राजकविः राजानं स्तुवन्नाह नितान्तं यौवनोन्मत्ता गाढरक्ताः सदा हवे वसुन्धरां समालिंग्य शेरते वीर तेरयः। हे वीर ते अरयः शेरते, है ना, तुम्हारे जो शत्रु हैं वो सो रहे हैं। कुत्र शेरते, कहाँ सो रहे हैं, तो वसुंधराम समालिंग्य, पृथ्वी का आलिंगन करके वे सो रहे हैं। किम भूताः ते अरयः सन्ति, तत्र तेषां कर्तृविशेषणतया उपरि पदानि उच्यन्ते। नितान्तं यौवनोन्मत्ताः, अतिशयेन यौवन मदशालिनः, जो कैसे हैं, एकदम मद वाले हैं यौवन में। ठीक है, और कैसे हैं, गाढ़रक्ताः, यौवनोन्मत्त हैं एक तो इनका जो श्रृंगार के प्रति जो इनकी रुचि है वो भी व्यक्त होती है। और कैसे हैं, गाढ़रक्ताः, लेकिन कुत्र, सदा हवे, है ना, आहवे अर्थात युद्धे, गाढ़म घनम यदस्ति रक्तम, है ना, गाढ़म रक्तम येषाम ते गाढ़ रक्ताः। तो ये एक पक्ष में अर्थ ये आएगा कि राजा ने युद्ध किया तो युद्ध भूमि में उनको काट दिया राजा ने, तो उनका जो रक्त है वो पूरा बाहर आ गया है। ठीक है, तो गाढ़ रक्ताः आहवे सदा गाढ़ रक्ताः ते अरयः शेरते। और दूसरा ये श्लिष्ट पद है, साधारण विशेषण है ये, इसका दूसरा अर्थ होगा, दूसरे पक्ष में इसका अर्थ करेंगे कि अनुरक्ताः, है ना, गाढ़म रक्तम नाम रागः येषां ते गाढ़ रक्ताः, अर्थात अनुरक्ताः। तो और एक और पद यहाँ पर है वसुंधराम समालिंग्य, इसका भी दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ तो करेंगे वसुंधराम समालिंग्य अर्थात पृथ्वीम समालिंग्य, दूसरा अर्थ करेंगे नायिकाम समालिंग्य। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, साधारण विशेषणों की महिमा से एक पक्ष में व्यक्त होगा वीर रस। ठीक है, और द्वितीय पक्ष में, एक पक्ष में व्यक्त होगा करुण। ठीक है, क्योंकि मृत्यु हुई है वीर ने, करुण व्यक्त होगा, है ना, मृताः शेरते खलु मृताः सन्तः। तो एक पक्ष में तो व्यक्त होगा करुण, जैसे जो हमने अर्थ किया ना कि उनका रुधिर निकल गया है इसलिए गाढ़ रखता है, तो इस पक्ष में तो करुण व्यंग्य होगा। और अनुरक्ताः, जब इसका हम दूसरा अर्थ करते हैं कि वो अनुरक्त हैं, तो वहां पर अर्थ होगा इससे व्यंग्य होगा रस श्रृंगार। उसी प्रकार से पृथ्वी पर लेट पड़े हैं, इससे व्यंग्य होगा करुण। और नायिका का आलिंगन करके लेटे हैं तो इससे व्यक्त होगा श्रृंगार। तो यहाँ पर क्या हुआ, साधारण विशेषणों की महिमा से दो विरुद्ध रस की अभिव्यक्ति हो रही है, करुण और श्रृंगार, जिनमें ज्ञान विरोध है, स्थिति विरोध है। ठीक है, लेकिन यहां पर विरोध समाप्त हो गया, क्योंकि ये जो दो रस हैं विरुद्ध रस, वो साधारण विशेषण की महिमा से व्यंग्य हो रहे हैं। तो यत्र साधारण विशेषणस्य महिम्ना विरुद्ध रसद्वयं प्रतीयते तत्रापि तयोर्विरोधः नश्यति। रसस्य विरोध परिहार विषये उक्त्वा रसदोष विषये वक्तुम उपक्रमते, है ना, रस में कुछ दोष होते हैं। तो रस में दोष माने रस प्रतीति के प्रतिबंधक होते हैं कुछ तत्व काव्य में, उनका भी निरूपण यहां से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, इत्थम
अविरोध संपादनेनापि निबध्यमानो रसः रसशब्देन श्रृंगारादि शब्दैः वा नाभिधातुम उचितः। अब बोला कि आपने हमारे द्वारा बताई गई विधि के द्वारा विरोध का परिहार तो कर लिया, हाँ, लेकिन और आपने विरोध का परिहार करने के बाद अविरुद्ध रस का प्रयोग भी कर दिया, है ना। इत्थम अविरोध संपादनेन निबध्यमानोपि रसः। क्या होता है यदि आपने उसको रस शब्द से कह दिया, रस शब्देन अर्थात रस सामान्य वाचकेन रस इति शब्देन अथवा श्रृंगारादि रस विशेष वाचकेन शब्देन, यदि उसको आपने उसका विधान कर दिया, ठीक है, तो सह रसः अभिधातुम न उचितः, ठीक है। उस रस को आप भले आपने उसका विरोध समाप्त कर दिया, कोई विरोध नहीं है उसमें अब, ठीक है, लेकिन आपने मान लीजिए या तो रस शब्द से माने सामान्य रस का जो वाचक है वो रस शब्द का ही प्रयोग कर दिया, अथवा रस विशेष के जो वाचक हैं 9 शब्द श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक इत्यादि, उनमें से किसी रस विशेष के वाचक शब्द के द्वारा अगर आपने रस को वाच्य कर दिया तो पहला रस दोष हो जाएगा, वहां पर रस की प्रतीति नहीं होगी। अनास्वाद्यता पत्ते है, उसका आस्वाद नहीं होगा, रस का आस्वाद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तदास्वादश्च व्यंजना मात्र निष्पाद्य इत्युक्तत्वात्। ये भरत मुनि का भी वाक्य है, अन्यत्र उनके बाद भी जो कवि शास्त्री आचार्य हुए हैं वो यही मानते हैं कि वो तो जो रस है वो तो व्यंजना मात्र निष्पाद्य है, उसका जो आस्वाद है, ठीक है, रसास्वाद जो है वो तो मात्र व्यंजना से ही संभव है। अगर आपने उसको अविधा से कराने का प्रयास किया तो उसकी आस्वाद्यता जो है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें युक्ति, एक प्रश्न करते हैं, फिर इसमें युक्ति से समाधान देंगे। यत्र विभावादिभिः अभिव्यक्तस्य रसस्य स्वशब्देन अभिधानम तत्र को दोषः। तो ये बोलते हैं कि पहले हमने मान लीजिए विभावानुभाव व्यभिचारी के द्वारा रस को व्यंग्य कर लिया, ठीक है, एक बार रस हो गया व्यंग्य, व्यंग्य होने के बाद यदि हम उसका स्वशब्द से अभिधान कर दें, ठीक है, तो स्वशब्द से अभिधान करने में क्या दोष है ना। कश्चित आगृह्णाति, है ना, स्वशब्देनाभिधानम रसस्य तम प्रति इदानीं वदते आचार्य जगन्नाथः कि मान लीजिए पहले आपने उसको व्यंग्य माना और व्यंग्य होने के बाद द्वितीय जो पर्याय में क्या करिए आपने उसको उसके शब्द से ही कह दिया, उसका स्वशब्दाभिधान कर दिया रस का, तो उसमें क्या क्षति है, वही बोलते हैं तत्र को दोषः इति चेत। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो व्यंग्यस्य वाच्यीकरणे सामान्यतो वमनाख्य दोषस्य पक्ष्यमाणत्वात्, है ना। आपने किसी अर्थ का ज्ञान किसी शब्द शक्ति से कर लिया एक बार, फिर उसका आप दूसरी शब्द शक्ति से ज्ञान कर रहे हैं उसी अर्थ का, ये कैसा हो जाएगा? जैसे कोई व्यक्ति वमन करने के बाद उसको फिर से ग्रहण करे, है ना, माने बोलते हैं ना आप लोग हिंदी में व्यवहार में बोलते हैं उल्टी करना। पहले किसी पदार्थ का भक्षण कर लिया फिर दोबारा वमन करके जैसे उसका भक्षण करना है, इसी प्रकार से कितना बढ़िया दोष का नाम है ये, देखो वमन, इस दोष का नाम है वमन। अगर व्यंग्य रस का आप पुनः अविधा से उसका कथन मानते हैं, उसकी उपस्थिति मानते हैं, व्यंग्यस्य वाच्यीकरणे सामान्यतः वमनाख्य दोषस्य वक्ष्यमाणत्वात्। हम आगे अपने ग्रंथ में बताएंगे कि यदि कहीं पर व्यंग्य अर्थ को वाच्य बनाया जाता है तो रसादी भी व्यंग्य होते हैं, यदि उनको आप वाच्य बनाते हैं जो कि उन्होंने बोला, है ना, तो वाच्य उनको करने पर वमन नाम का दोष होता है जो सामान्य दोष है, ठीक है, विशेष दोष नहीं है। ये विशेष दोष आगे बताए जाएंगे। तो पहली बात तो ये हो गई, और दूसरी बात एक और विशेष दोष बताते हैं अभी, ठीक है। सामान्य दोषम अभिधाय इदानीं विशेषम दोषम आचार्यः वक्ति। पश्यन्तु, आस्वाद्यतावच्छेदक रूपेण प्रत्ययाजनकतया, ठीक है, रसः आस्वाद्यः, ठीक है, रस क्या होता है? आस्वाद्य होता है। रस में होती है आस्वाद्यता, ठीक है, और उस आस्वाद्यता का जो अवच्छेदक होगा, यानी उस आस्वाद्यता को जो नियमित करेगा,
ऐसा कोई धर्म होना चाहिए रस में रहने वाला, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे आस्वाद्यतावच्छेदक रूप, आस्वाद्यता का अवच्छेदक रूप, ठीक है। जैसे देखिए एक कोई भी हम एक दृष्टांत लेते हैं। देखिए अत्र घटः अस्ति, ठीक है, भूतले घटः अस्ति, एक ज्ञान हुआ, ठीक है। तो यहां पर देखिए घट में क्या है, आधेयता है, ठीक है, और भूतल में अधिकरणता है, आधारता है, ठीक है। तो भूतल निष्ठाधेयता निरूपित अधिकरणतावत, घटनिष्ठाधेयता निरूपित अधिकरणतावत भूतलम, ऐसा बोध होगा, ठीक है। अब आपसे ये प्रश्न होगा कि आप घट को किस संबंध से एक तो आधेय बना रहे हैं भूतल में, और किस रूप में आधेय बना रहे हैं, ठीक है। माने आप किस रूप में घट को यहाँ पर जानते हैं भूतल पे। तो हम कहेंगे घट में बहुत सारे धर्म रहते हैं, पदार्थत्व रहता है, द्रव्यत्व रहता है, उसमें फिर पृथ्वीत्व रहता है ना। तो आप किस रूप में उसको आधेय बना रहे हैं भूतल का, तो कहेंगे हम उसको पृथ्वीत्वेन आधेय बना रहे हैं। उसमें घटत्व भी रहता है मान लीजिए, या हम उसको घटत्वेन आधेय बना रहे हैं। तो घटत्वेन रूपेण घटः भूतले अस्ति, तो घटत्व क्या हो जाएगा, आधेयता का अवच्छेदक हो जाएगा। इसी को बोलते हैं आधेयता का अवच्छेदक होना, ठीक है। और दूसरा प्रश्न होता है कि आप किस संबंध से घट को भूतल पर आधेय बना रहे हैं। तो घट क्या है, अब उसमें संबंध तो फिर निश्चित हो जाते हैं कुछ, तो उसमें पदार्थ की प्रकृति देखनी चाहिए क्या है। तो घट क्या है, द्रव्य है, भूतल भी द्रव्य है, तो दो द्रव्यों में संयोग संबंध होता है, ठीक है, न्याय शास्त्र के अनुसार। तो संबंध क्या हो जाएगा, तो संयोग संबंध हो जाएगा। तो कैसे बोलेंगे, संयोग संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणता भूतले, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने जो रस आस्वाद्य माना, रस को आस्वाद्य माना, तो किस रूप में आपने रस को आस्वाद्य माना है, ठीक है, वो जो रूप है वो रूप हो जाएगा आस्वाद्यता का अवच्छेदक। जैसे आपने जिस रूप में घट को भूतल पर आधेय माना, वह रूप घटनिष्ठाधेयता में अवच्छेदक होता है। उसी प्रकार से आपने जिस रूप में रस को आस्वाद्य माना है, वह रूप उसका क्या हो जाएगा, आस्वाद्यता का, तन्निष्ठ आस्वाद्यता का अवच्छेदक रूप हो जाएगा, ठीक है। तो रूप माने धर्म, कोई भी रस में रहने वाला धर्म। तो बोल रहे हैं आस्वाद्यतावच्छेदक रूपेण प्रत्ययाजनकतया। अगर आप अभिधा से उसका ज्ञान करेंगे तो उसका जो ज्ञान है वो आस्वाद्यतावच्छेदक रूप में नहीं होगा। तो वस्तुतः यहाँ पर टीकाकार लिखते हैं आस्वाद्यतावच्छेदक रूप क्या है, आस्वाद्यतावच्छेदक धर्म क्या है। तो बोलते हैं वैयंजनिक अपरोक्ष ज्ञान विषयत्व, ठीक है, रस में जो रहता है। तो रस में वैयंजनिक ज्ञान विषयता जो है वही है यहाँ पर आस्वाद्यता की अवच्छेदक धर्म, ठीक है। अर्थात व्यंजनावृत्ति के द्वारा रस का उपस्थित होना ही उसको आस्वाद्य बनाता है, ऐसे समझिए सरल भाषा में, ठीक है। व्यंजनावृत्ति के द्वारा उपस्थित होना ही रस को क्या बनाता है, आस्वाद्य बनाता है। अगर रस की उपस्थिति उसके शब्द से होगी यानी अभिधा से होगी तो उसमें क्या नहीं आएगी, आस्वाद्यता नहीं आएगी, क्योंकि उसकी उपस्थिति जो अभिधा से हो रही है वह उपस्थिति, वह प्रत्यय, वह ज्ञान आस्वाद्यतावच्छेदकतया नहीं, आस्वाद्यतावच्छेदक रूपेण नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आस्वाद्यतावच्छेदक रूप क्या है, तो बताया ना, वैयंजनिक ज्ञान विषयत्व, वो तो उसमें नहीं है क्योंकि आप अभी तो उसकी उपस्थिति अभिधा से कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए आस्वाद्यतावच्छेदक रूपेण प्रत्यय अजनकतया, प्रत्ययस्य, है ना, न उत्पन्नतया, जो ज्ञान होता है रस का, अगर आप अभिधा से मानोगे तो उसमें वह ज्ञान रस का आस्वाद्यतावच्छेदक रूप से नहीं होगा, ठीक है। रसस्थले वाच्यवृत्तेः कापेय कल्पनत्वेन विशेष दोषत्वाच्च, कपेह इदम कापेयम, है ना। जैसे वानर की जो चेष्टाएं होती है ना, कई बार आपने देखा होगा वृक्ष पर वानर बैठा है और उसकी बहुत सारी चेष्टाएं होती हैं।
वो निरर्थक चेष्टाएं होती हैं उसकी, उनका कोई विशेष प्रयोजन नहीं होता। ऐसे ही रसस्थल में जो वाच्य वृत्ति है ना अविधा, वो भी कैसी है, कापेय कल्पनत्वेन, वह भी, उसकी भी जो व्यापार है वो कैसे हो जाते हैं, निरर्थक हो जाते हैं। ठीक है। अतः विशेष दोषत्वाच्च, तो ये विशेष दोष भी है अगर आप अविधा से उसका ज्ञान मानोगे तो। रस की उपस्थिति अगर आप उसके शब्द के द्वारा कराएंगे तो ये दोष उसमें आएगा। ठीक है, कि उसमें आस्वाद्यता का नाश हो जाएगा। आस्वाद्यता अवच्छेदक रूप में रस की प्रतीति अविधा से नहीं हो सकती। ठीक है। एवं अयं प्रथमः रसदोषः अस्ति। इदानीं द्वितीयं रसदोषं निरूपयति आचार्यः। पश्यन्तु, एवं स्थायी व्यभिचारिणामपि शब्दवाच्यत्वं दोषः। जैसे रस का स्वशब्दाभिधान दोष होता है, उसी प्रकार से 33 व्यभिचारियों में से भी किसी व्यभिचारी का तद्वाचक पदेनोपादानम दोषाय कल्पते। ठीक है, उसके वाचक शब्द से उसको कहना वो भी दोष होता है। व्यभिचारी को भी आप उसके वाचक शब्द से नहीं कह सकते। ठीक है, तो अयम द्वितीयः रसदोषः। रसदोषाः भवद्भिः प्रायः पठिताः स्युः। तत्र काव्यप्रकाशे अस्माकं पाठः यदा प्रावर्तत काव्यप्रकाशस्य, तत्र सप्तमोल्लासे दोषविषयिणी या चर्चा अस्ति। तत्र मध्ये दोषाणां विषये आचार्य मम्मटः न्यगादीत्। तत्र वयं रसदोषविषये किञ्चित् ज्ञातवन्तः। त एव सामान्येन दोषाः अत्र आचार्य जगन्नाथेनापि विषयीक्रियन्ते, अतः काठिन्यं भवतां न स्यात्। अस्तु। स्थायी व्यभिचारिणामपि, हाँ, स्थायी का भी ध्यान रखिएगा। स्थायी का भी स्वशब्द से अभिधान दोष है और व्यभिचारी का भी स्वशब्द से अभिधान दोष है। तो 3 हो गए। ठीक है। अब चतुर्थ और पंचम रस दोष के बारे में बताते हैं। एवं विभावानुभावयोः असम्यक प्रत्यये विलंबेन प्रत्यये वा न रसास्वाद इति तयोर दोषत्वम। अभी आपने क्या बताया कि स्थायी और व्यभिचारी का तो आपने बता दिया कि उनका यदि स्वशब्द से कथन हो जाए तो दोष हो जाता है। ठीक है। हाँ, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते आप कि इसमें निर्वेद है या इसमें अवहिथा है या इसमें मद है ना, असूया है, ऐसा नहीं बोल सकते। ऐसा बोलते हैं तो दोष होता है। तो बोल रहे हैं लेकिन विभाव और अनुभाव जो रस के अंग होते हैं उनके स्वशब्द का कथन तो दोष नहीं है, लेकिन अगर उनका ज्ञान सही से नहीं हुआ है ना, मान लीजिए अभिज्ञान शाकुंतलम आप पढ़ रहे हैं और दुष्यंत निष्ठ रति की जो आलंबन है विभाव शकुंतला, उसका ज्ञान आपको नहीं हुआ ठीक से पद्य में, काव्य में, तो वहां पर ये रसदोष हो जाएगा। अथवा ज्ञान हुआ भी तो विलंब से हुआ। ठीक है, विभाव या अनुभाव का ज्ञान आपको यदि विलंब से हुआ, पहली बात तो सम्यक रूप से हुआ ही नहीं, पहली स्थिति तो ये है। विभाव और अनुभाव का ज्ञान सम्यक प्रकारेण न जातम अपि विलंबेन उत्पन्नम, हुआ भी लेकिन विलंब से हुआ। दोनों ही स्थिति में उसको हम रसदोष मानते हैं, क्योंकि वह रसास्वाद को प्रतिहत करता है। ठीक है, विलंबेन प्रतीति और अप्रतीति, असम्यक प्रतीति। ठीक है, इति तयोर दोषत्वम, कयोः विभावानुभावयोः दोषत्वम, ये उनकी दोषता है, विभाव और अनुभाव की। अस्तु, षष्ठम इदानीं रसदोषम् आचार्यः बोधयति। समबल प्रबल प्रतिकूल रसांगानां निबध्नन्तु प्रकृत रस पोष प्रातीपिकमिति दोषः। ये तो पहले ही बता दिया कि अगर आपने तुल्य बल वाले अथवा प्रबल प्रतिकूल जो रसांग हैं, ठीक है, विरोधी रस के जो अंग हैं, तो अंग में विभावानुभाव व्यभिचारी तीनों आ जाते हैं। तो ये दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो ये तुल्य बल होंगे आपके प्रकृत रस के, जैसे कि मान लीजिए आपने वीर रस का उपन्यास किया और आपने वहां पर भयानक के
विभावानुभाव व्यभिचारी का प्रयोग कर दिया। तो कदाचित तो आप समवल प्रयोग करें इनका, अथवा प्रकृत रस की अपेक्षा इनके जो विभावानुभाव व्यभिचारी हैं वो प्रबल हो गए। दोनों ही स्थिति में यदि ऐसे रसांगों का, विरोधी रस के अंगों का आपने निबंधन कर दिया तो वो क्या करेगा, प्रकृत रस पोष प्रातिपिकम, वो प्रकृत रस के पोष के प्रति शत्रु बन जाते हैं। प्रतीपम, प्रतीपो नाम शत्रु, प्रातिपिकम अर्थात शत्रुता, ठीक है। प्रकृत रस की पुष्टि के प्रति वो शत्रु, वैरी बन जाते हैं, ठीक है। जो विरोधी रस के अंगों का प्रबलतया अथवा तुल्यतया जो वर्णन है, ठीक है, निबंधन है। अतः तदपि न कार्यम अयमस्ति षष्ठः रसदोषः। इदानीं दोषान्तरं ब्रूते। प्रबन्धे प्रकृतस्य रसस्य प्रसंगान्तरेण विच्छिन्नस्य पुनर्दीपने सामाजिकानां न सामग्र्येण रसास्वाद इति विच्छिन्न दीपनम दोषः। एक दोष क्या होता है, आपने प्रबंध में किसी प्रकार का कोई रस का योजना प्रारंभ की, ठीक है, प्रबंधे प्रकृतस्य रसस्य प्रसंगांतरेण, लेकिन कोई ऐसा प्रसंग आया जिससे उस रस का जो प्रवाह था वो विच्छिन्न हो गया, है ना, रुक गया। प्रसंगांतरेण विच्छिन्नस्य, लेकिन अगर आप उसका वहीं पर पुनः दीप्ति कराते हैं, है ना, तो क्या होगा, सामाजिकानाम न सामग्र्येण रसास्वाद, उसकी सामग्री से सामाजिकों को पुनः उसका रसास्वाद नहीं होता है, ठीक है। तो पुनः दीप्ति नहीं करानी चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो पुनः दीप्ति का निषेध है ये केवल अंग रसों में होता है। अंगी रस की दीप्ति तो पुनः पुनः हो सकती है, ठीक है, तभी तो वो अंगी रस है। अंग रस की दीप्ति पुनः पुनः नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसी में ये दोष माना जाता है, उसका नाम है विच्छिन्न दीपनम दोषः। हाँ, एकम अत्र अहम विशेषम पश्यामि काव्य प्रकाशाद्यपेक्षया, यदत्र रसदोषाणां नामानि कानिचन भिन्नानि सन्ति। वस्तुतः स्वरूपे भेदः नास्ति, परन्तु नामसु भेदः अस्ति, ठीक है। अष्टमम् इदानीम् अस्ति, पुनः नवमपि। तथा तत्तत् रस प्रस्तावनानर्हे अवसरे प्रस्तावः, है ना, वो है ना अकांडे प्रथनच्छेदौ। आचार्य मम्मट का जो रसदोष का है कार्य का, वहां पढ़ते हैं ना अकांडे प्रथनच्छेदौ, तो अनवसर पर प्रथन करना, ठीक है, वही बोल रहे हैं। तथा तत्तत् रस प्रस्तावना अनर्हे अवसरे, प्रस्तावनायै अनर्हः, प्रस्तावना अनर्हः, वो किसी रस की प्रस्तावना के लिए जो अनर्ह अवसर है, योग्य अवसर जो नहीं है। आगे ये स्वयं उदाहरण देकर के बताएंगे अभी, है ना। और तो वहां पर उस रस का प्रस्ताव कर देना दोष है, अकांडे प्रथनम दोषः। तो ये हो गया अष्टम दोष, ठीक है। नवम दोष क्या है, जहां पर उसका आपको विच्छेद नहीं करना है वहां पर आपने उसका विच्छेद कर दिया। अकांडे यथा प्रथनम दोषाय भवति रसस्य, अनवसरे यथा रसस्य उपन्यासः दोषाय भवति, तथैव अनवसरे अनुचिते स्थाने प्रवाहं प्राप्तस्य रसस्य त्यागोपि दोषाय भवति। उसी प्रकार से उसको छोड़ना भी, उसका विच्छेद करना भी, जो विच्छेद के लिए अनर्ह अवसर है, ऐसे अवसर पर उस रस का विच्छेद करना, उसको छोड़ना भी दोष होता है, ठीक है। उभयथा दोषः भवति। तर्हि अनयोः उभयोः दोषयोः वृत्तांत विशेषेण उदाहरणं दर्शयत्याचार्यः। देखिए, पहला दोष क्या था, अनवसर पर किसी रस का प्रस्ताव करना, उसका बता रहे हैं। संध्या वंदन देव यजनादि धर्म वर्णने प्रसक्ते कयापि कामिन्यासः कस्यचित् कामुकस्य अनुराग वर्णने। मान लीजिए संध्या वंदन का प्रसंग चल रहा है, माने धार्मिक अनुष्ठानों का प्रसंग चल रहा है, संध्या वंदन है, देव यजनादि है, धर्म वर्णने प्रसक्ते माने उनका प्रसंग है, उनका वर्णन होना है प्रधान रूप से, और उनके वर्णन में आपने क्या कर दिया, उस अवसर पर आपको श्रृंगार, वहां पे आप उसका प्रस्ताव नहीं है, श्रृंगार की प्रस्तावना के लिए ये जो अवसर है वो अनर्ह है। अनर्हो नाम अयोग्य, क्योंकि अभी वर्णन किसका चल रहा है,
धार्मिक कृत्यों का वर्णन चल रहा है, अचानक से पूजा चल रही है घर में और पति पत्नी का श्रृंगार का वर्णन करने लग जाए, तो कितना अनुचित है ये। तो वही बता रहे हैं कि संध्या वंदन देव यजनादि धर्म वर्णने प्रसक्ते सति प्राधान्येन वर्ण्यमाने सति कयापि कामिन्या सह, किसी कामिनी स्त्री के साथ कस्यचित कामुकस्य, किसी कामी व्यक्ति का अनुराग वर्णन कर दिया जाए। अनुराग वर्णने सति प्रथमः दोषः। तो यहाँ पर हमने जो श्रृंगार का प्रस्ताव किया कवि ने, ये जो प्रस्ताव है वो श्रृंगार के लिए अनर्ह, ये जो श्रृंगार का प्रस्ताव किया गया इसके लिए ये अनर्ह अवसर है, योग्य अवसर नहीं था, क्योंकि ये जो वर्णन था वो तो धर्म वर्णन चल रहा था। ऐसी स्थिति में श्रृंगार या अनुराग का वर्णन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा वर्णन कोई करता है कभी, तो वो क्या हो जाता है, दोष हो जाता है। ठीक है, पहला दोष अनर्हे प्रस्तावः। दूसरा दोष क्या है, विच्छेदानर्हे अवसरे विच्छेदः, जहां पर रस को नहीं छोड़ना है वहां पर रस को छोड़ देना। पहला दोष क्या है, देखिए, जहां पर रस को नहीं ग्रहण करना, दूसरे रस को वहां पर ग्रहण कर लेना, ये पहला दोष। दूसरा दोष क्या है, जहां पर रस का भी हमको प्रवाह कुछ दूर तक लेके चलना है, लेकिन हमने मध्य में ही क्या कर दिया, रस को छोड़ दिया, उसका विच्छेद कर दिया। तो ये दोनों ही दोष होते हैं। द्वितीयस्य इदानीम उदाहरणमस्ति समुपस्थितेषु महाहवदुर्मदेषु प्रतिभटेषु मर्मभिन्दी वचनान्युद्गिरत्सु च नायकस्य संध्यावंदनादि वर्णने चेत्युभयम अनुचितम। अच्छा देखिए, कोई नायक है, उसके प्रतिभट हैं सामने, बहुत सारे उसके शत्रु सैनिक खड़े हैं सामने। ठीक है, समुपस्थितेषु महाहवद दुर्मदेषु, एकदम विकट सैनिक जो है ना वो उसके सामने उपस्थित हैं। लेकिन और वो क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं सामने खड़े हैं तो इसको ये होगा कि साहब उत्साह तो है, लेकिन उत्साह के उद्दीपक कोई नहीं मिला, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, गाली वाली नहीं दी उन्होंने इसको, तो ये बोला चलो ठीक है संध्या करने के बाद इनसे लड़ाई करूंगा। ऐसा भी नहीं है। मर्म भिंदी वचनानि उदगिरत्सु, मर्म को भेदने वाले है ना, एकदम हृदय को चीर देने वाले वचन भी बोल रहे हैं वो। फिर भी क्या करते हैं, यदि कोई अपने नायक में क्या कर दे कि नायक तो संध्या वंदन करने लग गया है ना, वहां पर इसका उदाहरण देते हैं आचार्य मम्मट कि परशुराम के साथ जब धाराधिरूढ़ है उनका उत्साह, राम जी का है ना वीर, उस समय राम जी का कंकण मोचनाय गच्छामि ऐसी जो उक्ति है उससे क्या हो गया, अकांड में छेद हो गया रस का, है ना, उत्साह का। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वीर रस पुष्ट हो रहा था और अचानक से नायक का क्या वर्णन कर दिया कि नायक तो संध्या वंदन आदि धर्मानुष्ठान में लग गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वीर का उचित उत्साह निर्वाह नहीं किया, वीर को हमने क्या कर दिया, मध्य में ही छोड़ दिया, है ना। तो एवं उभयम अनुचितम, उभयम नाम अनर्हावसरे रसस्य ग्रहणम अपि अनुचितम, अनर्हावसरे रसस्य त्यागोपि अनुचितः। अस्तु, ठीक है। इस प्रकार से ये रस दोष हो जाते हैं आपके 9। इदानीं दोषांतरं वदति आचार्यः, एवं अप्रधानस्य प्रतिनायकादेः नानाविधानां चरितानां अनेकविधायाश्च संपदो नायक संबंधिभ्यस्तेभ्यो नातिशयो वर्णनीयः। हाँ, आपने कोई प्रबंध प्रारंभ किया लिखना और आपने उसमें 20 सर्ग लिखे, महाकाव्य मान लीजिए आप लिख रहे हैं, आपने 20 सर्ग लिखे और आपने 19 सर्ग तक पूरा एकदम प्रतिनायक का वर्णन किया, योग उसकी जो जितनी भी संपदाएं थी सारी संपत्ति का, स्त्री का वर्णन किया, उसका उत्कर्ष बढ़ाया 19वें सर्ग तक, और 20वें सर्ग में जाकर के थोड़ा 2, 4, 5 श्लोकों में युद्ध करा दिया और उस प्रतिनायक को नायक के द्वारा मरवा दिया। तो नायक तो वही होता है जो अंतिम में जीवित रहता है और जो मर जाता है वो प्रतिनायक है। लेकिन अगर आपने नायक की अपेक्षा प्रतिनायक का उत्कर्ष का वर्णन अधिक कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो भी रस का दोष माना जाएगा, उसमें भी रस प्रतीति जो है वो रुक जाती है, उसका प्रतिबंध हो जाता है। ठीक है,
क्योंकि प्रतिनायक कैसा होता है, अप्रधान होता है प्रबंध में, ठीक है। तो अप्रधानस्य प्रतिनायकादेः नाना विधानाम चरितानाम, आपने 19 सर्ग तक वर्णन किया है ना, तो उसके आपने अनेक तो चरित बताए, अनेक विधायाश्च संपदः, संपद शब्दः समुपसर्ग पूर्वक पद धातोः क्विबंत शब्दः अस्ति अयम्, ठीक है। और ये स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होता है। और संपदः ये षष्ठ्यंत रूप है, ठीक है, इयम संपत् ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो तस्याः संपदः नायक संबंधीभ्यः तेभ्यः, नायक संबंधी संपदाओं और चरितों की अपेक्षा यदि आपने प्रतिनायक के चरित्र और संपत्ति का वर्णन अतिशय से कर दिया तो भी रसदोष हो जाएगा। अतः नायकस्य चरितानां प्रतिनायकस्य चरितानां तस्य संपदश्च अतिशयः नायक संपदपेक्षया अथवा नायक चरितापेक्षया न वर्णनीयः। नायक की अपेक्षा प्रतिनायक का वर्णन उत्कर्ष का नहीं करना चाहिए, ठीक है। तथा सति यदि केनचित क्रियते चेत, तथा सति ऐसा करने पर क्या होगा, वर्णयितुम इष्टः नायकस्य उत्कर्षः न सिद्ध्येत। वर्णन, क्योंकि आप कोई भी प्रबंध होगा उसमें प्रतिनायक के उत्कर्ष का वर्णन करना तो विवक्षित नहीं होता है किसी भी कवि को, है ना। कभी आपने कोई ऐसा मूवी देखी या कोई प्रबंध देखा जिसमें प्रतिनायक जीत जाता हो ना, अंतिम में एकदम, है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्लाइमैक्स जो आता है उसमें हीरो मर जाए और विलेन जीत जाए, ऐसा तो कभी नहीं होता है। तो वस्तुतः वर्णयितुम इष्टः भवति नायकस्य उत्कर्षः, लेकिन वर्णयितुम इष्टस्यापि नायकस्य उत्कर्षस्य सिद्धि न भवति यदि तदपेक्षया प्रतिनायकस्य उत्कर्षः अतिशयेन वर्ण्यते। यदि आप उसकी अपेक्षा प्रतिनायक का उत्कर्ष का वर्णन अतिशय से करते हैं तो नायक का जो उत्कर्ष है उसकी सिद्धि नहीं हो पाती है। तो अयमपि कश्चन रसदोषः अस्ति, अतः तथा न कर्तव्यम रस परिपोष्टु कामेन कविना। अस्तु, तत्प्रयुक्तो रसपोषश्च न स्यात्, और नायक के उत्कर्ष से जो रस का परिपाक होता है, यह रसपाको भवति सह रसपाको न सिद्ध्यति। यदि आप नायक का उत्कर्ष नहीं बताते हैं तो अब यहां पर एक युक्ति आती है। ये बोलते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि हमने पूरे प्रबंध में तो प्रतिनायक का उत्कर्ष बताया, लेकिन हम अंतिम में क्या करेंगे, नायक के द्वारा प्रतिनायक को मरवा देते हैं, ठीक है। तो जो जीता वो सिकंदर, भले ही हमने उसका उत्कर्ष कितना भी बताया, लेकिन लास्ट में तो जिसने उसको मार दिया वो सारा उत्कर्ष उसी का हो जाएगा ना, नायक का ही हो जाएगा। तो अंतिम में प्रधान उत्कर्ष किसका होगा, नायक का ही होगा। तो ऐसी शंका करके कोई बोल रहा है, उसके लिए उत्तर दे रहे हैं आचार्य, न च प्रतिनायकोत्कर्षस्य तदभिभावक नायकोत्कर्षांगत्वात् कथम अवर्णनीयत्वम इति न वाच्यम। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि प्रतिनायक का जो उत्कर्ष है वह तो उसके अभिभावक जो है, मुख्य जो है, उसकी अपेक्षा नायक का उत्कर्ष उसमें अंग होता है। तो आप जितना अपने विलेन को अच्छा बताओगे उतना ही उसको मारने के बाद, मतलब जितना पावरफुल बताओगे विलेन को, उसके बाद जब वो नायक उसका वध कर देगा तो फिर वो सारा उत्कर्ष नायक को मिल जाएगा। तो एट द एंड वस्तुतः जो उत्कर्ष है वो तो नायक का ही होना है, क्योंकि नायक मार देगा उसको। तो प्रतिनायक का जो उत्कर्ष होता है वो नायक के उत्कर्ष में अंग होता है, इसीलिए उसका वर्णन क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यादृशस्य प्रतिनायकोत्कर्ष वर्णनस्य तदभिभावक नायकोत्कर्षांगता संपादकत्वम तादृशस्य इष्टत्वात्। बोले हाँ, जितना अपेक्षित है उतना प्रतिनायक का जो उत्कर्ष होता है वह तो अभिभावक होकर के अपने अभिभावक नायक की उत्कर्ष का अंग बन जाता है, लेकिन अगर आप उससे अधिक करते हैं तो फिर दोष होगा। तो अब वो परिभाषा बताएंगे उसको कितना करना है कितना नहीं करना, ठीक है।
न च प्रतिपक्षस्य प्रकृतापेक्षया वर्ण्यमानोऽप्युत्कर्षः स्वाश्रयहन्त्रिता मात्रादेव प्रकृतगतम् उत्कर्षम् अतिशाययेत् अतो न दोषावह इति वाच्यम इति न वाच्यम। हाँ, अब बात आती है कि आप जो बोल रहे थे ना कि हमारा जो नायक है ना वो तो अंतिम में प्रतिनायक का वध कर ही देगा, तो प्रतिनायक का वध कर देने के कारण प्रतिनायक का जो उत्कर्ष है वो तो सब उसको मिल ही जाएगा, उसके उत्कर्ष में अंग बन जाएगा। तो बोलते हैं ऐसा नहीं होता, हमेशा जो हंता होता है वह उत्कृष्ट होता है और जो हंतव्य होता है वो अपकृष्ट होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी अपकृष्ट व्यक्ति भी उत्कृष्ट व्यक्ति को मार देता है, ठीक है, उसका बताएंगे। तो ऐसा मत बोलिए कि क्योंकि नायक जो है वो उसको मार देता है प्रतिनायक को, इसलिए प्रतिनायक का जो हमने उत्कर्ष बताया वो सारा उत्कर्ष नायक में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों? तो उसका समाधान देते हैं, देखिए। एवं ही सति महाराजं कमपि विषशरक्षेप मात्रेण व्यापादितवतः वराकस्य सवरस्यैव। जैसे कोई दुष्ट सबर जो शिकारी होते हैं, भील जाति के होते हैं, वो क्या करे, राजा को विष लग, जिस बाण में विष लगा हुआ है, ऐसे बाण से राजा को अगर मार दे छिप करके, ठीक है, तो क्या वह राजा की अपेक्षा उत्कृष्ट हो जाएगा क्या? भील शिकारी जो जंगल का है। आपकी जो युक्ति है कि चूंकि नायक है वो प्रतिनायक को मार देता है, इसलिए प्रतिनायकस्य यह उत्कर्षः अस्ति सह नायकोत्कर्षे अंगताम प्राप्नोति। तो ये बताइए भैया, हमेशा कोई उत्कृष्ट व्यक्ति अपकृष्ट व्यक्ति को नहीं मारता, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, अपकृष्ट व्यक्ति उत्कृष्ट व्यक्ति को भी मार देता है कभी कभी, है ना। जैसे बोले, जैसे कोई महाराज है, कोई राजा है, उसको विष सरक्षेप से, विष माने अपने बाण पे जहर लगा करके किसी सवर जाति के पुरुष ने मार दिया, शिकारी ने मार दिया उनको, है ना। तो क्या राजा की अपेक्षा उस सवर का उत्कर्ष हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। लेकिन आप यही बोल रहे हो, तो इस युक्ति से आप ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रतिनायक का जो भी उत्कर्ष है वह उसका हंता होने के कारण नायक के उत्कर्ष का अंग बन जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि सवर के द्वारा किसी राजा के मार दिए जाने पर भी राजा का जो उत्कर्ष होता है वो सवर के उत्कर्ष का अंग नहीं बनता, ठीक है। अतएव प्रकृतस्य नायकस्य न कोपि उत्कर्षः स्यात्। इसीलिए अगर आपने प्रतिनायक का जो चरित्र है, प्रतिनायक की जो संपद है, उसका वर्णन अगर नायक की अपेक्षा अतिशयेन कर दिया, तो वहां पर आपका जो प्रकृत नायक है उसका कोई उत्कर्ष नहीं होगा। अतः तथा अतिशयेन वर्णनम न कर्तव्यम नायकापेक्षया प्रतिनायकस्य। अस्तु, अलम एतावता इतोपि केचन रसदोषाः सन्ति, तान् वयम् आगामिनि पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठेन एतावतैव अलमस्तु।